अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है वसीम अल्ताफ़ साहब ने। हम सर के आर्टिकल्स भी देखते रहते हैं और ट्विटर पे और कई जगह उनकी एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, साथ-साथ वीडियोज़ भी हमें मिलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, बहुत शुक्रिया। सर लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो सर आज अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो गए हैं गोवा गए, तब तो खैर वापसी हो गई होगी। तो उनका आप क्या समझते हैं कि क्या ठीक किया उन्होंने जाना? क्योंकि बहुत से लोग, खास तौर पे अपोजिशन कह रही है कि नहीं जाना चाहिए था इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया और भारत की। लेकिन आपके ख्याल से क्या जाना ठीक है? और जब वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, पाकिस्तान हमेशा से ये चीज़ फेस करता रहा है और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हम हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार की, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे। क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? आरजू, मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हम उसमें रहे और इवन ब्लैक लिस्ट का भी खतरा रहा। तो पहले तो नज़र आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे। इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने वो मस्जिदें थीं और वहाँ पे वो गन्स लेके बैठे होते थे। तो अब नहीं है वैसे, ट्रेनिंग कैंप्स भी अब नहीं है, अब वो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें खासी मुश्किल हो गई हैं। ये सारा कुछ जो है इसको अब टेरर फाइनेंसिंग, उस पे भी आपको पता है कि एफएटीएफ ने बड़ी कड़ी हमारे ऊपर एक शराइत आयद की हुई हैं। तो अब वैसा नहीं है जो पहले था। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल एक लेगेसी चली आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप था जो वो इंडिया गए, और ज़रूरत इस बात की है कि पास्ट में जो कुछ होता रहा है उसे भुला के अब हम आगे की तरफ चलें, आगे देखें कि आगे क्या करना है। तो ये बहरहाल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कि बहुत से ममालिक हैं, प्राइमरीली तो एंटी वेस्ट एक ये समझ लें कि एक ये एससीओ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बहरहाल इसमें अब रीजनल कंट्रीज़ भी हैं, इसमें अब अनकरीब कुछ और मुल्क जिनमें ईरान, यूएई, बहरीन ये भी शामिल हो जाएँगे। तो इंडिया ऑलरेडी है इसमें, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि रीजनल लेवल पे हमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन की, क्योंकि इस वक़्त हम आइसोलेट हुए हुए हैं दुनिया से। तो बहरहाल एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। गो के इससे हमें कोई बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन बहरहाल आई एग्री इस बात से आपकी, ये ठीक है, ये सही स्टेप था, जाना चाहिए था। और वो गए हैं बिलावल, और होपफुली हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी सर आरजू। जैसे पहले भी कई बार बात करने की कोशिश की गई, इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में कई साल ये चलता रहा, लेकिन हर बार वो कहते हैं, यानी कि इंडियन साइड का यही बात करती है कि जब भी बात की गई या कोई अमन की बात हो या कोई डायलॉग की बात हो, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात की गई जिससे कि भारत एक बार फिर नाराज हो जाए। चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे उड़ी हो या पुलवामा। तो अब क्या इस बात का की गारंटी दी जा सकती है कि फिर दोबारा कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी? क्योंकि ये भी एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो अमन से रहे और उनके बीच में जो है ये टेंशन ना रहे। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, यहाँ पे हमारी इंडिया पॉलिसी को कौन कंट्रोल कर रहा है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। आप क्लियर लफ्ज़ों में डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ कौन सी कुव्वतें हैं जो कि मैटर करती हैं।
तो अब बिलावल साहब गए हैं वहाँ पे, अब मालूम नहीं उनकी कितनी बैकिंग है उनको स्टेट की। अब देखिए ना, वो इंडिया गए हुए थे और यहाँ वो हाफिज ताहिर अशरफी साहब वो बाकायदा तौर पे तमाम चैनल्स पे वो एंटी इंडिया वो आ, बातें कर रहे थे मुसलसल। अब ये क्या है, यानी हुँ, एक तरफ एक बंदा जा रहा है और दूसरी तरफ वो हुँ। मतलब मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ताहिर अशरफी साहब भी तो इसी हुकूमत के एक कह लें बिल्कुल। इसी हुकूमत हुँ, में थे, और उसी हुकूमत का एक जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया में है। फिर आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी ने इसको सपोर्ट किया है, और वो जो फवाद चौधरी हैं वो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। यानी अपोजिशन भी मुतहद नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, और गालिबन जो मुक्तदर हल्के हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के व्यूज पाए जाते हैं। तो इन हालात में प्रिडिक्ट करना कि हमारी इंडिया पॉलिसी क्या है और क्या होगी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कोई एक यूनिफाइड स्टांस तो नहीं है ना किसी का। लेकिन तो सर इंडिया पॉलिसी हमारी चाहे जो भी रही हो, लेकिन हमारे तो खैर ज़ाहिर है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज़ हैं, वो तो कभी ये नहीं चाहेंगी कि अमन हो जाए, क्योंकि उससे तो उनका डिफेंस बजट जो है वो खतरे में आ जाता है। लेकिन सर साथ-साथ कई दूसरी कंट्रीज़ भी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो भी तो हमें यही कहता है कि जी आपके यहाँ से जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि मेन इश्यू तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में यही है कि जैसे कोई बात होने लगती है या कोई कोशिश की जाती है अमन की, तो यहाँ से कोई ना कोई इस किस्म के, जैसे मैंने कहा कि अटैक्स हो जाते हैं वहां पर, और बात दोबारा उसी जगह पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान क्या ये कंट्रोल कर पाएगा? ये जो खुद ही कैंप बना रखे हैं, वो 100 के अब हजारों बन चुके हैं। असल में आरजू पहले तो बहुत यानी एक तवातर से और हम्म, बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ से ये सब कुछ होता था, इसमें कोई शक नहीं है। बाकायदा तौर पे कैंप्स थे जहाँ पे ट्रेन करके लोगों को भेजा जाता था, वो तो था पहले। लेकिन ये फैटफ के बाद और जब से हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बहुत हॉट हो चुका है इस वक्त, उसके बाद मेरा ख्याल है जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी अब कुछ थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई है कि बैक वक्त दो फ्रंट्स पे हम जंग नहीं लड़ सकते। और दूसरा, फिर अब दुनिया के साथ तो आप नहीं लड़ सकते ना, फिर आप बड़ी मुश्किल से फैटअप से बाहर निकले हैं, और आप दोबारा अगर उस तरफ जाएंगे तो उसके बड़े सवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है कि अब प्रोबेबली पास्ट में तो हुआ है ये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब आप आपके सामने है कि वाजपेयी लाहौर आए और कारगिल हो हम्म, गया, और मोदी लाहौर आए और पठानकोट हो गया, और शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में थे और बॉम्बे हो गया। मतलब ये चीजें तो होती रही हैं। यानी यहाँ पे कुछ बड़े स्ट्रांग हलके मौजूद रहे हैं जो कभी भी नहीं ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात में बेहतरी आए। ये तो हिस्ट्री है हमारी। लेकिन स्टिल मैं फिर वही बात करूंगा कि प्रोबेबली इस रेटोरिक तो उनकी अभी भी, क्योंकि जाहिर एक्शन भी होती है, हम ये थोड़ा अरसा पहले इस किस्म की बातें सुनने में आई हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि अब प्रोबेबली जो है वो एक चेंज आ रहा है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी और पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, कि हमें अब इस आइसोलेशन को ख़त्म करना है, आगे जाना है, तल्लुकात बेहतर बनाने हैं। तो अब प्रोबेबली कुछ तब्दीली आपको उस तरह से नज़र आएगी इस हवाले से। पहले आई फुली एग्री कि ये चीज़ थी, गालिबन अब उस तरह से उस शिद्दत के साथ नहीं है। मतलब देखें ना, एक लंबे अरसे से आप आपने ना हाफिज सईद को देखा होगा मीडिया पे, ना आपने मसूद अजहर को देखा होगा। पहले तो बाकायदा तौर पे वो आते थे, वो मीडिया पे बड़ी उनकी प्रेजेंस थी, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते थे, और इनके बाकायदा जो अड्डे थे वो कायम थे। लेकिन अब इस वक्त आपको वो बिल्कुल
वो मादूम हो चुके हैं इस वक़्त, वो नज़र नहीं आ रहे आपको। लेकिन सर हाफिज सईद को कुछ दिन पहले बहरहाल जो है वो सिंध में कहीं देखा गया था, और जबकि ये अनाउंस कर चुके हैं कि इन्होंने 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया, तो उस पे भी काफी डिबेट्स इंडियन टीवी पे भी चल रही थी, और कहा जा रहा था ये वहां पे क्या कर रहे थे। तो ये हाफिज सईद को तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी ये प्रॉपरली कोई सजा दे पाएंगे या बंद कर पाएंगे, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ग्रुप्स हैं उसके, और साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग फंड करते हैं इस तरह के लोगों को। तो पाकिस्तान में तो एक लगता है माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि जिसमें वो समझा जाता है कि जी बड़ी कोई अच्छी बात है अगर हम इस किस्म के जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी अगर हम रख रहे हैं और पाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर अगर इनको इतना ही यकीन है हाफिज सईद को सजा देने का, तो ये हवाले कर दें इंडिया के, मतलब है तो उन्हीं 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 के पास जाके वो जो अटैक्स थे उसको क्लेम करता है ना इंडिया। तो एक बार दे के किस्सा खत्म करें, मतलब यहाँ क्यों इन्होंने एक मेडल की तरह रखा हुआ है। देखिए, इनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है माज़ी में, और इन लोगों को इस्तेमाल तो किया जाता रहा है ना बहरहाल। हम्म। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तो बहरहाल एक हल्का मौजूद है ना जो इनको सपोर्ट करता है। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है कि इनको मतलब उस तरीके से अब किसी के हवाले किया जाए या इनको बाकायदा तौर पे सज़ा दी जाए, जो कुछ भी है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि अब इन लोगों के अंदर से काफ़ी हद तक ज़हर निकाला जा चुका है, और अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जैसे जो पहले इनको एक सपोर्ट हासिल थी, अब वो उस तरह से नहीं है। पहले तो ये कैंप्स लगाया करते थे ना, पहले तो ये बाकायदा तौर पे खालें इकट्ठी करते थे, और ये जो जमातुल दावा है इसको इंडिया ने बैन नहीं किया, इसको यूनाइटेड नेशंस ने बैन जी किया हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन को। सर, ये तो तो नाम बदल के भी आ चुके, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर ये तो नाम बदल बदल के भी इलेक्शंस में आ चुके हैं, ये लोग पकड़े भी गए। जी, अब वो ठीक है, एक हद तक आपकी बात सही है कि इस तरह इन्होंने नाम भी बदला है, यानी लश्कर-ए-तैयबा था और फिर जमात-उद-दावा हो गया, वो नाम-वाम बदले इन्होंने। लेकिन अब मेरा ज़ाती ख़्याल है कि वो जो उस तरह की पहले एक पैट्रनेज थी ना एस्टेब्लिशमेंट की, और एक सपोर्ट थी, और इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए जाते थे और फंडिंग होती थी इनकी, अब वो चीज़ मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अब उस तरह से वो नहीं है। और अब यानी जो पहले जिस तरीके से एक था इनका एक पूरा नेटवर्क हुआ करता था, और यानी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये लोग ऑपरेट करते थे। अब वो चीज़ अब ऐसे देखने को नहीं मिल रही। अदरवाइज़ तो फिर देखें ना, हम फिर फैटफ ही वो रेजीम जो थी उसमें उसमें रहते हम, वो तो बड़ी मुश्किल से उससे निकले हैं हम बाहर, सर फैटफ उसमें से। तो हम 4 बार जा चुके हैं सर, हमारा आना जाना लगा रहता है। हम पहली बार तो गए नहीं थे, और ना ही पहली बार निकले हैं। हम उससे पहले भी 2 या 3 बार जा चुके हैं, 3 बार शायद जा चुके हैं उससे पहले भी। तो सर क्या गारंटी है कि आइंदा नहीं चले जाएंगे। हमारी जो हरकतें हैं वो असल में सर माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा, सर लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा, देखें वजह ये है कि अब जो 70 साल में जो फीड किया गया है हमारी कौम को, और जो प्रोपेगेंडा रहा है, जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, ये एकदम तो नहीं जाएगा। ये हम्म। कुछ थोड़ा वक़्त लेगा इसमें, और उसमें मेरा ख़्याल है कि हमारा जो एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका बड़ा एक रोल होगा इसमें। हम्म। क्योंकि देखें अभी तो 1 अरब डॉलर के लिए तकरीबन 1 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने अरेंज करनी है, जो हम नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो अब जहाँ पे ये हालात हैं, अभी गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि बजट कैसे बनाना है। हम्म। यानी अगर आप आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कि आपका इवन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो अब आप इन दिनों में जो आने वाले दिन हैं और जो मौजूदा हालात हैं, यानी 47% इन्फ्लेशन जा चुकी है इस मुल्क में, अब आप ये आप अपने रोटी का इंतज़ाम करेंगे आप, या लड़ेंगे आप जाके किसी के साथ?
और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि वो जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे क्या हालात हैं। अभी कल यानी 8 उसमें 5 टीचर्स थे, कुछ और लोग हुँ, थे, उनको कत्ल कर दिया गया है, हुँ। 6 सिक्योरिटी एहलकार हिलाक हो गए हैं, ये कल की बात है अभी। तो अब आप इ इसके साथ और सर वो ऑलरेडी जो टीचर्स को मारा है सर, वो तो उनको देख करके, वो शिया कम्युनिटी से हैं, वो तो वो अलग अलग एक एक है। वो तो इस जी, तरह से बहुत टाइम से हज़ारा वालों को भी मारा जा रहा है, शिया ऐसे कम्युनिटी के लोगों को देख-देख कर। तो उसमें तो सर इसमें यकीनन हमारी जो है वो टेक्स्ट बुक्स और हमारी एजुकेशन का भी कहीं न कहीं रोल रहा है। जी, बिल्कुल, देखें अब तो ये हो चुका है कि बाकायदा इन्होंने मदारिस की जब इजाज़त दी और मदारिस इस वक़्त यानी 35-40 हज़ार मदरसा ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे के दूसरे फ़िरके के खिलाफ नफ़रत पे बाकायदा कोर्सेज़ हैं। हुँ। रद्द शियाइत एक कोर्स है एक, रद्द अहमदियत ये कोर्स है, ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे इस तरीके से आप बाकायदा इजाज़त देंगे कि आप नफ़रत का प्रचार करें एक दूसरे फ़िरके के खिलाफ, वहाँ पे तो फिर यही रिज़ल्ट्स निकलेंगे ना, ऐसे ही होगा फिर तो। तो वो तो हो रहा है अपनी जगह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे किसी और मुल्क में, तो वो दहशतगर्दी फिर आपके अपने मुल्क के अंदर भी फिर वो परवरिश पाएगी। और ये उसी का हम खमियाज़ा भुगत रहे हैं आज कि हमारे मुल्क के अंदर वही लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं जिनको हमने तैयार किया था कि वो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करें। ये हो रहा है यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो उन्होंने हमारे ही सर के ऊपर जो है फटना शुरू कर दिया है। लेकिन सर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इंडिया की तरह हमारे यहाँ से कोई आईटी एक्सपर्ट्स ऐसे नहीं निकलते, कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे सीईओज नहीं जाते, कोई इस किस्म का जो जिहादी माइंड हमने डेवलप किया है पिछले 75 सालों में, उसमें से हम निकल ही नहीं पा रहे। हमारे साइंटिस्ट जो है वो हमने बनाने छोड़ दिए हैं। डॉक्टर परवेज हुद भाई और इस किस्म के लोग हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है वो जैसे ये टीएलपी वाले और इस किस्म के मौलवी हमें ज्यादा नजर आते हैं एक्टिव, और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो कहीं दुनिया में एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखें, बात ये है कि जब आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाएँगे और फिर आप कहेंगे जी कि हमने तो आइडियोलॉजी को सामने रख के हर शोबा तश्कील देना है, तो फिर एजुकेशन भी उसमें आ जाता है। अब अगर आप की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लाम है, हम्म। तो फिर इस्लाम को नज़र आना चाहिए ना फिज़िक्स में भी और बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है ना जी? तो जब आप साइंस को ही आप डिस्टॉर्ट कर देंगे, यानी उसमें आप वो चीज़ें ले आएँगे जिनका तल्लक अकीदे के साथ है, जिनका तल्लक रैशनैलिटी के साथ नहीं है, जहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच नहीं है, तो फिर तो यही कुछ होगा। और मज़हबियत इतना सरायत कर चुकी है हमारे तालीमी निज़ाम में, देखें ना ये हुआ एक्चुअली ये कि ये जो मज़हबी लोग थे ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उनका बड़ा एक रोल रहा है हमारा करिकुलम बनाने में और हमारा हमारे सिलेबस तरतीब देने में। तो उन्होंने ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक के दौर में जो कुछ हुआ, तो अब वो चीज़ें इतनी वो इसमें ये होता है कि जितना आप पीछे हटते जाते हैं ना, तो उतना वो फिर आगे आते जाते हैं। वो स्पेस गेन करते जाएँगे, आप लूज़ करते जाएँगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें वो किसी भी सब्जेक्ट की हों, ये ज़रूरी हो गया है कि उसके अंदर मज़हब को शामिल किया जाए किसी न किसी हवाले से। तो जब आप अकीदा आप ले आते हैं बिल्कुल सेंटर स्टेज पे, तो फिर रैशनैलिटी जो है ना वो पेरिफेरीज़ पे चली जाती है। और फिर हर चीज़ जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो आप किताबें हैं आपकी, उसमें फिर कभी भी आप एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं रख सकते। तो फिर ज़ाहिर है इसी किस्म की लॉट प्रोड्यूस होगी। अ, देखिए ना क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। क्रिटिकल थिंकिंग ना यानी अगर आपने एक्सेल करना है आज के दौर में दुनिया में तो फिर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हम्म। वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा सिस्टम वो
इनकलकेट नहीं करता, वो पैदा नहीं करता। वो सिर्फ आपने क्रैम करना है और रटना है, आपने रिप्रोड्यूस कर देनी है एक चीज जो आपने हुँ, किताब में पढ़ी है। जितना अच्छा आप बिल्कुल। यूज करेंगे उतने आपको नंबर हुँ, मिलेंगे। तो उसमें अब ये है कि अब वो टीचर्स जो हैं उन्होंने भी वो स्लाइड्स बना ली हुई हैं पावर हुँ, पॉइंट के ऊपर, और वो 3-4 यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वही स्लाइड्स ला के दिखा देते हैं, स्टूडेंट्स उसको कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं जी नोट्स हमें दे दें, इंपॉर्टेंट सवाल बता दें, और बस दैट्स ऑल। बाकी जो रिसर्च का एस्पेक्ट है वो तो बिल्कुल यानी बैकग्राउंड में चला गया ना, कि आपने कोई रिसर्च भी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर कहा तो ये जाता है, बार-बार हमें बताया जाता है, हर लेवल पे बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान रमज़ान में बना है, 27 रमज़ान को बना है, इसी किस्म के सारे दिन जो है वो लोग बातें करते हैं और बताते रहते हैं। तो फिर अगर इतना ही इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, इतना ही मज़हब के नाम पे आगे लेकर आए थे, तो फिर इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि जो कंट्रीज़ मज़हब के नाम पे नहीं है या जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो कहीं आगे हैं तालीम में भी और इकोनॉमी में भी। और ये सारी की सारी जिसे कहते हैं मुसीबतें जो हैं, ये इन लोगों के ऊपर ही क्यों हैं जो हर वक्त मजहब का चूरन बेचते रहते हैं। अच्छा, वो आपने 27 रमजान की बात की, तो इंडिया भी बिल्कुल। 600 600 डॉलर से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके पास। हमारे एग्जैक्टली हम तो हमारे पास 3.5-4 अरब लेके बैठे हैं, वो भी दूसरों ने जमा करवाए हुए हैं। हाँ, तो बात ये है कि देखें, आज का जो दौर है ना वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। बिल्कुल। आज का दौर ट्रेड और कॉमर्स का दौर है। हम्म। आज का दौर रीजनल इंटीग्रेशन का दौर है। आज का दौर ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का दौर है। अगर आप कहें जी ये चीजें सेकेंडरी हैं और इम्पोर्टेंट जो है वो मसलन जिहाद है, इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपने आपने गज़वा हिंद करना है। अभी भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो इस किस्म की बात करते हैं, ठीक है। और आपने अमेरिका और रूस को शिकस्त देनी है और आपने इस्लाम का बोलबाला करना है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो बस फिर कर लें आप कर लें, आप ये बिल्कुल। कर लें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कभी भी दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल नहीं कर सकते। आप देखिए हम्म, कि यही जिंगोइज्म एक थॉट थी जर्मनी में, जापान में, हम्म, तबाह हो गए बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर उनकी प्रायोरिटीज तब्दील हो गई। आज जर्मनी भी और जापान भी पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। एक यानी इकोनॉमिकली आप देखें हम्म, कि बिल्कुल। वो मुल्क कहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सीधी की, ठीक है। और उनकी रिस्पेक्ट है, उनको उनको इज्जत मिलती है। हमारी इज्जत उतनी ही है जितनी किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट पे हमारे पासपोर्ट की है, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी। और बाकी ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया के साथ मिल के चलें कि दुनिया कहाँ जा रही है। और दुनिया का जो भी इस वक्त जो मिसाल के तौर पे यानी आप देख लें कि पूरी दुनिया अब सिमटती चली जा रही है। जी। रीजनल ग्रुप्स बन रहे हैं, हम्म, यूरोप में देख लें, अमेरिका में, इवन अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। और हम बजाय इसके कि हम अपने रीजन में अपने जो हमसाए हैं उनसे अच्छे तल्लुकात कायम करें, हम तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो सके कि हमारे तल्लुकात कैसे होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ कैसे होने चाहिए, ईरान के साथ कैसे होनी चाहिए, इंडिया के साथ कैसे होनी चाहिए। वो कभी चाइना की तरफ चल पड़ते हैं, कभी अमेरिका की तरफ चल पड़ते हैं, कभी तुर्की की तरफ चल पड़ते हैं। तो जहाँ से कुछ पैसा मिलने की उम्मीद होती है, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी भी बस यही है ना, हमारी कि फॉरेन जहाँ से पॉलिसी पैसा आ जाए। जहां से पैसा आ जाए, और जो हमारा वजीर आजम या वजीर खजाना जितना ज्यादा पैसा बाहर से लाता है वो मतलब उसको उतनी ही उतना ही प्रेस्टिजियस समझा जाता ट्रू। है। इसहाक डार साहब तो माशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर से कोई पैसा कोई मंजूर होता है तो।
जी माशाल्लाह इतने पैसे हमें और मिल रहे हैं। तो अब जहाँ पे ये थिंकिंग हो कि आप मतलब आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते जब तक कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं करते, जब तक आप अपने रीजन के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे तिजारती तल्लुकात कायम नहीं करते। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी सेट करने की बात है कि प्रायोरिटी सेट की जाए कि करना क्या है? यहाँ तो क्लियर ही कोई नहीं है। यानी बिल्कुल नेशनल ऐसे। प्रायोरिटीज़ हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है? यानी हमें तल्लुकात बेहतर बनाने या दूसरे मुल्कों से तिजारत को बेहतर करना है या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है जाके, हमने जंगें करनी है। पहले ये तय कर लें ना क्या करना है, तो फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल, और जंगें करके हासिल क्या होगा और पहले क्या हुआ, लेकिन बहरहाल सर हम उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं इस वक़्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हैं, तो इनके विज़िट से कुछ पॉज़िटिव चीज़ निकले और ये आइंदा इस किस्म की जो गलतियाँ हमने इस शो में भी बात की कि भारत को फिर दोबारा शिकायत ना हो और पाकिस्तान की तरफ से ये जिस किस्म के ग्रुप्स इन्होंने बना रखे हैं, उस पे कंट्रोल करें और आजकल जैसे हो भी रहे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं जी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान वग़ैरह में, तो उसपे शायद कुछ ये कर पाएँ और रोक पाएँ। लेकिन बड़ा लंबा और लेंदी काम लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा इनको शायद। टाइम लगेगा ना देखिए ना जो आप एक नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, जो आपकी हुँ, पूरी एक इतनी लंबी-चौड़ी हिस्ट्री है इन ग्रुप्स को पैट्रोनाइज़ करने की, अब आप कहें कि ओवरनाइट ये सारा खत्म हो जाए तो उसमें हुँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ख़्याल है कि शायद कुछ थोड़ी बहुत रियलाइज़ेशन आ रही है अब हमारे हुँ। ताकतवर हलकों में कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, बिल्कुल ऐसा कि ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक्स। जी। थैंक यू सर।